4 है उसका क्या फार्मूला है? कोई बात नहीं, बोलो। HGS कैलामाइन बिना कोरे कोरे आ जाते हो दर्शक दीर्घा में, विजिटर्स गैलरी में बैठे हो, है ना? तो क्या फिर आज का क्या समझोगे? कल का ही तुम्हें नहीं पता है। कैलामाइन कॉपर ग्लास चिली साल्ट मीटर, अर्जेंटाइट ये बताया ना, ओके। बॉक्साइट कमन बॉक्साइट का बताओ। जिंक ब्लेंड, एप्सॉन साल्ट, चलिए अब देखो अगर कमजोर हो तो पढ़ो, मान लो माइंड कम चल रहा है तो रिवाइज करके आओ। सिनेबाल का बताओ। कैलामाइन, देखो इतने लोगों को रिपीट करने के बाद तुम समझ सकते हो कि तुम्हारी क्या पोजीशन है। What is ore? What is ore? Yes. तो हम लोगों ने देख लिया वे सभी खनिज जिनके द्वारा हम धातुओं का निष्कर्षण लाभ पूर्वक कर सकें उन्हें अयस्क कहते हैं। सो अब हमने ओर समझ लिया। ओर इज व्हाट? अ मिनरल फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। पहले तो फिजिबल ही हो, उसमें से निकाला जा सके, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज फिजिबल एंड इट इज प्रॉफिटेबल एंड इकोनॉमिकल, तब उसे क्या कहेंगे? देन इट इज टर्म्ड एज ओर। उस मिनरल को क्या कहा जाएगा? all ores are minerals, but all minerals are not ores. All ores are minerals, but all minerals are not ores. सभी और मिनरल यानी some minerals which are profitable, जिससे हम निकाल सकें, दे आर अपग्रेडेड एज ओर। अब जरा देखो गैंग पार्टिकल क्या होता है? दैट इज अर्थली इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर। क्या जिस ओर को तुम जमीन से माइनिंग कर रहे हो उसमें मिट्टी नहीं होगी? होगी। तो उस मिट्टी को क्या कहेंगे? अर्थली इम्प्योरिटीज को गैंग पार्टिकल्स। उन्हें क्या कहेंगे? प्रेजेंट इन ओर इज कॉल्ड गैंग पार्टिकल। इनको गैंग पार्टिकल कहेंगे। ओके, अब जरा देखें कि obtaining pure metal from ore is done in 3 steps. 3 स्टेप्स हैं। अगर तुम्हें मेटल पाना है तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में पाया जाएगा इससे मेटल। पहले माइनिंग होगी, तो मान लीजिए जैसे बोकारो है झारखंड में, या और उसी के कोकराझार है, इन सब में, या कोलार है, जहाँ जहाँ पर भी सोने की खान है उड़ीसा में, तो उन सबसे माइनिंग होगी। आसपास फैक्ट्री होगी, फैक्ट्री में ले जाएंगे, फिर उससे प्योर चीज़ निकालेंगे। तो उसके 3 स्टेप्स हैं।
There are 3 steps for metallurgy. What do you mean, Divya, by metallurgy? Chemistry involved for extraction of pure metal from ore is known as metallurgy. उसके पीछे जो साइंस इन्वॉल्व है उसको क्या कहते हैं? मेटलर्जी. तो that is obtaining pure metal from ore is done in 3 steps. कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं? सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ore, कंसंट्रेशन ऑफ ore. फिर दूसरा क्या है? दैट इज कंसंट्रेशन हमने कर लिया, रिडक्शन ऑफ ओर इनटू, उसका रिडक्शन करेंगे. ठीक है. अब जरा देखो दूसरी चीज में सेकंड मेथड क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, मेटल फ्रॉम ओर. और तीसरा क्या है? थर्ड है रिफाइनिंग ऑफ मेटल. इन तीनों का मतलब समझो. कंसंट्रेशन ऑफ ओर का क्या मतलब है? दैट मीन्स रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल. उनमें से मिट्टी हटा देना ही है. पहले उसको क्रश करो, चूरा बनाओ, पता नहीं जमीन में कितने साल से दबा पत्थर ही ना बन गया हो. फिर उसके बाद उसको धो या कुछ करो, मिट्टी तो हटाओगे कि नहीं. तो कंसंट्रेशन का क्या मतलब है? रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल, उनमें से मिट्टी के कणों को हटा देना. दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन. ठीक है. तो व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर बताइए? दैट इज रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल. जब मैं गैंग पार्टिकल बोल रहा हूं उत्कर्ष, तो दैट मीन्स earthly impurities ना, from ore is called concentration of ore, concentration of. चलिए अब दूसरी चीज देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ ओर. इफ सारी तुमने इम्प्योरिटी हटा दी तो क्या होगा बोलो? इफ all impurities or earthly impurities are removed, तो क्या किया जाएगा कि when ore is concentrated, आप समझो इस बात को. मान लीजिए आपने ZnCO3 पा लिया कि नहीं? आपने जमीन से निकाला कैलामाइन, लेकिन कैलामाइन में मिट्टी होगी. तो मिट्टी के लिए आपने क्या किया? पहले उसको बड़े बड़े रोलर्स के बीच में चलाया, सब पिस गया. पिसने के बाद उसे धोया होगा, धोने के बाद मिट्टी और गंदा पानी निकल गया होगा. निकलने के बाद अब जो बच गया वो ZnCO3 होगा. मान लीजिए जिंक की आप मेटलर्जी कर रहे हो, जिंक को निकाल रहे हो, कॉपर निकाल रहे हो, तो कॉपर की मेटलर्जी कर रहे हो. ठीक है कि नहीं? अभी वीडियो से भी समझाएंगे, एक एक चीज़ समझिए. आपने मिट्टी निकाल दी, जिंक के ओर में से मिट्टी निकाल दी, तो अब कैलामाइन बचा है तुम्हारे पास. कैलामाइन को अब क्या करना पड़ेगा बताओ? कैलामाइन को गरम करो, हीट कर दो. इतना गरम करो दैट इज ये ZnO बन जाए और CO2 निकल के गैस बन के उड़ जाए. समझ में आई बात कि नहीं? और दूसरा क्या करो? अब जब ZnO बन गया, इसमें कार्बन डाल दो, कोयला. तो कोयला इसके साथ क्या बना लेगा बताओ? Zn और प्लस CO, CO भी उड़ जाएगा. इस चीज को क्या कहते हैं? क्या तुमने इस कैलामाइन से मेटल निकाल लिया है, लेकिन ये मेटल 99% ही प्योर है, क्योंकि जिंक के अड़ोसी और पड़ोसी सब इसके साथ मौजूद है. 1% इम्प्योरिटी भी तो इसके साथ मौजूद होगी. अब तुम पूरी लिक्वा सरनाका में पढ़ जाओ, मग अल मन जन, तो इसमें मन भी होगा, जन भी होगा, कर भी होगा, 2-3 होंगे इसके आसपास. उन 1% को हटा दो तो उस चीज को क्या कहते हैं बताओ? रिफाइनिंग, मेकिंग द मेटल अल्ट्रा प्योर, 99.99% प्योर, उसको कहते हैं रिफाइनिंग. पहले मेटल निकाल लो तो 99% तक ही यहाँ से प्योर मिलेगा, क्योंकि इसके आसपास वाले तो सब जो सिमिलर रिएक्टिविटी वाले होंगे, जैसे जिंक है,
तो जिंक के आसपास वाले जितने भी होंगे, कॉपर हो गया, 12th ग्रुप में जिंक है, उसके आसपास वाले वो सब मिल जाएंगे इसके पास, या उसी की लाइन में जो उसकी ग्रुप है उसके साथ वाले मिल जाएंगे, ठीक है। उनको हटा देना, वो थर्ड स्टेप है, सही है। तो क्या लिखे बताओ, एक्सट्रैक्शन ऑफ व्हेन ओर इज कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेट कर लिया, देन वी रिमूव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड स्टेट। उसकी जो कंपाउंड स्टेट में से हम क्या निकाल लेते हैं, ये कंपाउंड है कि नहीं, तो वो उसके लिए जो भी केमिस्ट्री लगती है वो हम देखेंगे। तो इसमें कंपाउंड से क्या निकाल लिया जाता है, मेटल। बोलो बात सही है, कैलामाइन था कि नहीं, और पहले हमने उसको क्या किया, गर्म किया, गर्म करने के बाद कोयला डाल दिया, कोयला डालने से ये रिड्यूस हो गया। ऑक्सीजन हटने का क्या मतलब होता है, रिडक्शन। गर्म भी ऐसा करना है कि यहाँ हवा ना हो, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का क्या मतलब है, ऐसा गर्म करना, नो एयर, एयर नहीं देना इसको। तो ऐसे में गर्म करोगे तो CO2 निकल जाएगा, ठीक है। एक होता है ब्रेड को तुम रोस्ट करते हो ना, गर्म करते हो, तो जैसे भुट्टे को रोस्ट किया जाता है तो हवा दी जाती है, हवा के साथ भी गर्म होता है किसी किसी चीज में। दो और हैं, जैसे अभी तुम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, बोलो, जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड अभी आप में से किसी ने बोला था कि नहीं इसका। जब जिंक ब्लेंड को गर्म करना तो हवा के साथ गर्म करना, जब कैलामाइन को गर्म करना तो बिना हवा के साथ, लिखा है ना, नो एयर। बोलो बात समझ आ गई। और जिंक ब्लेंड को करोगे, अच्छा ऐसा करने पर भी जब हवा ज्यादा रहेगी तो क्या ZnO बन गया, और S से क्या बन जाएगा, बोलो, SO2। कितने O लग गए, 3 लग गए, तो 3/2 लिख दो। 3/2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो सब एक जैसा नहीं हो जाएगा। तो बोलो क्या बन जाएगा, 2ZnS प्लस 3O2 गिव्स ZnO के 2 और प्लस 2SO2। ये समझ में आ गई बात। तो क्या आप मुझे बताएंगी रिया, इनमें से ऊपर वाला रोस्टिंग है कि नीचे वाला, और कैल्सिनेशन कौन सा है? दोनों में ही और था, और और को हमने गर्म किया, यहाँ भी गर्म किया। कैल्सिनेशन में क्या होता है, वो हर चीज थोड़ी ना बताएगी, कुछ तो तुमको भी बताना पड़ेगा। बोलो कैल्सिनेशन में क्या होता है, बिना एयर के हीट कर दो तो उसको क्या कहेंगे, कैल्सिनेशन। और एयर के साथ करो तो क्या कहेंगे। तो आपको रोस्टिंग भी करना पड़ सकता है, और बिना एयर के करोगे तो क्या करना पड़ेगा, कैल्सिनेशन। बोलो बात समझ आई। हाँ बोलो। बिना एयर की ऑक्सीजन नहीं होती तो आप कैसे, बिना एयर आप उसको किसी भट्टी में डाल दें, आउटसाइड से किसी भी तरीके से, किसी भी मेटल का चैम्बर हो सकता है, उसमें आप गर्म करें, बहुत छोटा सा आउटलेट रहे, उस आउटलेट से सिर्फ ये निकले, सही है। इन दोनों में तुम जो पहला स्टेप देख रहे हो उत्कर्ष, वो क्या देख रहे हो, जैसा कि उत्कर्ष ने कहा कि सर कार्बोनेट हो और होगा तो कैल्सिनेशन करना सर, और सल्फाइड मिल जाए सर तो रोस्टिंग करना। ये बहुत बड़ी चीज इन्होंने नोटिस की कि इन ऑल केस इफ द ओर इज कार्बोनेट ऑफ एनीथिंग, तब उसके सर कैल्सिनेशन कर लेना। और दूसरा इन्होंने उत्कर्ष ने क्या बताया, सल्फाइड और मिल जाए सर, हवा देना, गर्म करना, और ट्यूरीज में खूब हवा देना। एक और चीज उत्कर्ष ने क्या बताई, बोलो, कि सर ये जो पहला स्टेप है इसमें उसके ओर से सर दोनों में देख लो मेटल ऑक्साइड बनाया है, ये रूल हो गया। हमेशा ओर को किसमें कन्वर्ट कर लो, मेटल ऑक्साइड में। और फिर मेटल ऑक्साइड में अब ये भी, इसमें भी ZnO बन गया है, तो ZnO बनने के बाद क्या उसमें भी कार्बन डाल के वही काम कर लें। तो फर्स्ट स्टेप हुआ कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, और दूसरा स्टेप क्या हुआ, कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड या रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। दो चीज इन्होंने मतलब पकड़ी बहुत अच्छी है। एक तो ये इन्होंने पकड़ा सर सबको हमें पहले ऑक्साइड में बनाना है। अच्छा क्या यही तुम्हारे टेबल में भी लिखा है, चेक करो। उन्होंने दो चीज लिख दी है। सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा जरा चेक करो, और ओर के नीचे क्या लिखा, ये देखो 3 स्टेप लिख दिए। एक होगा कि मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी,
और एक और कौन सा होगा, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। और तीसरा क्या है, मेटल ऑफ रिएक्टिविटी। पहले उत्कर्ष वाली बात पूरी कर लें। ZnO बन गया, इसमें भी बना था। क्या करोगे ZnO को, कार्बन डाल दो, कोयला गरम गरम में कोयला डाल दो, कुछ करने का नहीं है। और फिर Zn अलग हो जाएगा और CO अलग, वो भी निकल जाएगा। Zn मिल गया कि नहीं। अब 3 तरीके के मेटल होते हैं, बहुत हाई है, जैसे NaCl। NaCl में आपने देखा था 1093 था कि 1043, उसका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट कर लो। लेकिन अब यहाँ पर देखो हाई रिएक्टिविटी में कौन कौन से हैं, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम भी हो सकता है। अब मैंने उत्कर्ष से पूछा कि उत्कर्ष क्या मैं इस तरीके से कर लूँ इन सबको, बोले ना सर वैसे ना करना, कार्बन तो उससे बहुत नीचे है, रिड्यूस नहीं कर पाएगा उसको। बहुत बड़ी बात है। बोले आप समझो, इन्होंने क्या चीज देखी, लिकबा सरनाका मग अल मन जंक, यहाँ पे मग अल मन जंक, ये देखो। अब यहाँ पर जिंक और कार्बन के बीच रिएक्शन हो गई। जिंक था, ठीक है, जिंक और मग अल मन जंक, तो कार्बन ने क्या किया, इसको रिड्यूस कर दिया। दैट मीन्स जिंक हैज, यहाँ पर होगा कार्बन। तो बोलो कार्बन क्या करेगा, बीइंग मोर रिएक्टिव देन जिंक, तो इसने इससे ले लिया, इससे नीचे वाले को कार्बन कर सकता है, वो इसका हिस्सा नहीं है। लेकिन हम थर्मोमेटलर्जी में वो कहीं लिखा नहीं रहेगा। हाउएवर इससे ऊपर के जितने मेटल हैं, यहाँ से यहाँ तक देख लो, तुम्हारे में लिखा है हाई रिएक्टिविटी वाले, दे कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाई, वो किससे रिड्यूस नहीं किए जा सकते। तो आपके पास ये सब फेल हो गया ना, हाई रिएक्टिविटी वाले चुपचाप ऐसे मेटल को चुपचाप पिघला लो। NaCl ने कल तुमको तरीका बताया था पिघलाने का, कैसे, चम्मच में रखो, 1000 डिग्री पे पिघल जाएगा, 3000 डिग्री तुम्हारा गैस होता है। उसके बाद इसमें और इसमें एक सेल लगा लो, थोड़ा सा रजिस्टर भी लगा देना। ये चीज क्या है बताओ, मोल्टन NaCl, पिघला हुआ नमक। ये क्या है बोलो, मोल्टन NaCl। बताओ सॉलिड NaCl अर्चिता कंडक्टिंग होता है कि मोल्टन, कि कोई भी नहीं होता है। मोल्टन NaCl क्या हो जाएगा, क्योंकि जब तुमने नमक को पिघला लिया तो कल तुमको एक स्ट्रक्चर दिखाया ना NaCl का, तो Na भी हिलेगा और Cl भी हिलेगा। इफ द oscillations are vigorous then they leave their lattice point and ultimately get in liquid form। तो जो लिक्विड फॉर्म में है वहाँ Na प्लस भी है और वहाँ पर Cl माइनस भी, सब कुछ उसी में तो आ गए, पिघल गया वही चीज। तो अब जैसा अर्चिता ने क्या बताया कि इसमें Na प्लस भी है और Cl माइनस भी है, और तुमने एक सेल लगा दिया, बाहर से 2 रॉड डाल दी, Na प्लस कहाँ जाएगा, Na प्लस ये प्लस है और ये क्या है, Na प्लस का इधर चला जाएगा और Cl माइनस यहाँ चला जाएगा। Cl माइनस क्या करेगा बोलो, अपने इलेक्ट्रॉन दे देकर Cl2 बना देगा और 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, यही गैस बना देगा। ये प्लस है, अगर बहुत सारे Cl इलेक्ट्रॉन सब देते रहे तो क्या Cl2 गैस नहीं बन पाएगी। और Na प्लस यहाँ आ जाएगा और अपने इससे इलेक्ट्रॉन ले लेके क्या वो डिपॉजिट हो जाएगा, तो Na प्लस यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके Na मेटल बना देगा और ये देखो इस पर जमा हो गया, ये Na जा जाके जमा हो गया। सिर्फ तुमसे इतना क्वेश्चन पूछा जा रहा है अमन, तुम्हारे पास 2 रॉड हैं, एक ग्रेफाइट यानी पेंसिल की रॉड है और एक प्लेटिनम की रॉड है, तो तुम प्लेटिनम वाले को, ये कैटायन है, कैटायन जहाँ जाए उसको कैथोड कहते हैं, तो तुम प्लेटिनम को कैथोड बनाओगे कि प्लेटिनम को एनोड। एक प्लेटिनम की रॉड है और ग्रेफाइट की, सही कह। देखो इन्होंने ऐसा क्यों कहा, इन्होंने बोला सर ये जो कैथोड है ये मैं प्लेटिनम का बनाऊंगा, और इसे क्या बोला इन्होंने, ग्रेफाइट का बोला। ऐसा इन्होंने क्यों बोला, बोल रहे सर जब Na को आप ग्रेफाइट में ले लोगे तो ग्रेफाइट में जब Na जमा होगा ना
तो जब चाकू से छीलोगे तो काला काला निकलेगा, और जब प्रैक्टिकल होगा एग्जाम का वहाँ नंबर कट जाएंगे, फेल हो जाओगे। ऐसा कई बच्चों के साथ हुआ है। उनको जब इलेक्ट्रोलिसिस दी गई तो उन्होंने गलती से क्या कर दिया, यहाँ जो रॉड है जो किसके साथ जोड़ी, निगेटिव वाले, वहाँ ग्रेफाइट लगा दी। बोलो निगेटिव में अगर तुम ग्रेफाइट लगा दोगे सोडियम चिपक गया, और तुम छीलोगे पेंसिल के ऊपर से सोडियम, क्या सारा सोडियम काला निकलेगा? तो तुमको क्या नंबर मिलेंगे? ऐसा 12th की क्लास में बहुत बच्चों के साथ होता है। ये आसानी से बता कि नो सर, ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ गैस कलेक्ट हो वहीं सर ग्रेफाइट कर लगाओ। आपके में भी केस स्टडी में ऐसे बहुत क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिकल नहीं करा जाता बट केस स्टडी के क्वेश्चन। तो जिसमें गैस हो, गैस के बबल से ग्रेफाइट पे आ जाएंगे, वो निकल जाएंगे, उसके ऊपर इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब लगा दो। बोलो बात समझ आ गई? अब इनका क्या कहना है कि जो मेटल्स हैं हाई रिएक्टिविटी को, तो उनको बोलो रिडक्शन मेथड से हम अलग करें कि इलेक्ट्रोलिसिस से। इलेक्ट्रोलिसिस सिर्फ कुछ ना करो, 2 रॉड डाल दो, सेल लगा दो, अपने आप जो निगेटिव है सोडियम इकट्ठा हो गया, छील छील के वो जो डिब्बी हमारी सोडियम की है वो 100 रुपए की 200 रुपये। घर घर में ये काम हो रहा है। कुछ नहीं करते हैं, नमक ले आते हैं 1 किलो, सोडियम बना के बेच रहे हैं। कुछ व्यापार नहीं तो सोडियम ही बेच रहे हैं। बहुत आसान चीज़ है। और घर की बिजली यूज़ कर रहे हैं, एडाप्टर लगा दिया भाई 220 वोल्ट से, तो ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा, कभी उंगली टच हो जाए। उसी 220 को 6 वोल्ट बनाया एडाप्टर, ये 6 वोल्ट बना दे रहा है। ये जो तुम्हारा एडाप्टर है ना मोबाइल का, उसको 6 वोल्ट बना दे रहा है 220 को। बस ऐसा ही कुछ लगा के खर्चा चला रहे, घर बीवी बच्चे पाल रहे। बोलो बात समझ आई? तो तुम भी एक बार बता दो कि बोलो जिसमें सोडियम कलेक्ट होगा उसे कैथोड कहोगी कि एनोड? बोलो। क्योंकि सोडियम कैटायन है, तो जहां वो कलेक्ट होगा उसे कैथोड कहा जाएगा, और चूंकि वो कैटायन था इसलिए वो निगेटिव पे कलेक्ट होगा। हमेशा कैथोड इलेक्ट्रोलिटिक सेल में निगेटिव ही। बोलो बात समझ आ गई? तो अब एक बात बताओ कि अगर मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी हो, जैसे कौन कौन से मेटल है हाई रिएक्टिविटी के, 2-4 बताओ। इनको कैसे तुम प्योरीफाई करोगे? दैट इज बाय कैल्सिनेशन, रोस्टिंग एंड रिडक्शन। 2 मेथड है। अगर तुमने आग की अनुपस्थिति, हवा की अनुपस्थिति में गर्म किया तो नमन उसे क्या करोगे? इन एब्सेंस ऑफ एयर तो क्या कहोगे? और इन प्रेजेंस ऑफ एयर, जैसे भुट्टा भूना जाता है, ब्रेड की भी रोस्टिंग होती है, रोस्टेड ब्रेड खाया होगा ना हवा के साथ, बिना हवा के तो कैल्सिनेशन। और इसी तरीके से हवा भी चलती रहती है और चिकन घूमता रहता है कि नहीं घूमता रहता है, वो कहते हैं रोस्टेड चिकन, हवा के साथ ही तो होता है इसे, तो वो रोस्टिंग हुई। और तीसरी चीज दैट इज रिडक्शन। ये क्या हो रहा है इसके साथ? रिडक्शन। तो क्या ये मेथड ठीक रहेगा हाई रिएक्टिविटी में कि नहीं ठीक रहेगा? नहीं, क्योंकि कार्बन उन्हें रिड्यूस ही नहीं कर पाएगा। तो सबसे अच्छा क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। ऐसी स्थिति में आपको उनको से सफाई कर लेनी चाहिए, उनकी गंदगी निकाल लेनी चाहिए, फिर इलेक्ट्रोलिसिस की। अब इसकी रिफाइनिंग कर लें कि ना करें? अर्चिता, ये बहुत अच्छी बात है। बोली सर इलेक्ट्रोलिसिस हो गई, अब और भी क्या करेंगे? वही चीज फिर करेंगे, बिजली खर्चा होगी, आपका बिल बढ़ेगा। बहुत बड़ी बात बोलती। उन्होंने कहा सर यही तो इलेक्ट्रोलिसिस है और रिफाइनिंग और कुछ नहीं है। 2 रॉड डाल के जो किया जाए वही रिफाइनिंग है, उसका डायग्राम बुक में बना हुआ है, आप देख लो अगला पेज पे लग के, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में। तो कह रही है जो आपने किया है सर, आपका स्टेप 2 और स्टेप 3 दोनों पूरा हो गया। बात समझ आ गई कि नहीं? आपने ये काम कर दिया, ये तो प्योर ही है, ये अल्ट्रा प्योर है 99%। समझ आई बात? चलो, तो अब आपको पता चल गया कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या होता है। फ्रॉम ऑब्टेन्ड मेटल अल्ट्रा प्योर मेटल इज, अगर हम पता कर सकें तो उसे क्या कहेंगे बताइए? इसी मेटल से हमने क्या ले लिया? अगर बहुत प्योरीफाई कर दिया, सेकेंड स्टेप में देखो मेटल ऑब्टेन्ड इन सेकेंड स्टेप को अगर क्या कर दिया जाए, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, इट इज कॉल्ड रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में किसी भी मेटल को अल्ट्रा प्योर कर दिया जाता है। जो चीज बाजार में कहीं पर 10 रुपए का कॉपर होगा, ये हमने इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइंड खरीदा है 300 रुपए का, 10 रुपए ज्यादा इसकी कीमत नहीं।
लेकिन चूंकि ये इस प्रोसेस से निकला है, फिर इसकी छीलन की गई है कॉपर का, तो हर एक चीज़ अगर तुम किसी केमिस्ट की दुकान से कहोगे, कहेगा अगर 99.99 चाहिए तो 200 रुपये, 99.999 चाहिए तो 3000 रुपये, प्योरिटी के हिसाब से कीमत है। बोलो बात समझ आ गई? चलिए कुछ चीज़ें देखें। एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशन होगी। एक्सट्रैक्शन में देखो, अभी हम लोगों ने आपको गैंग पार्टिकल सिखा दिया, इससे ज़्यादा आपको अभी कुछ नहीं सीखना। इसके आगे अगर आपने कुछ सीख लिया है तो एक्सीडेंटली सीखा जाएगा। गैंग पार्टिकल तो जानते हो ना, उतना ही हमारे काम का। बोलो इतना तो जान गए ना। जो गंदगी है ज़मीन की, अगर वो मिल जाए तो उस चीज़ को क्या कहेंगे? गैंग पार्टिकल। और उसके रिमूवल के प्रोसेस को क्या कहेंगे, वो भी तुम्हें जानना चाहिए। बोलो ये सही कह रहे हैं। बोलना सर उसे कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं आज, आप समझ नहीं बात कह रहे हैं कि सर ये जो गैंग पार्टिकल है उसको अगर रिमूव करना चाहते हो तो इसको कह रहे हैं अयस्कों का सांद्रीकरण, जैसा कि उत्कर्ष ने बताया। तो अब हम इसी पे आ जाते हैं जो उत्कर्ष ने बोल दिया कि इसे किया कैसे जाए। तो क्या बात लिखी बताओ आपको कि अगर मिट्टी है, इतने से तो सभी लोग सहमत हो कि मिट्टी हटानी चाहिए कि नहीं? मिट्टी तो हटानी चाहिए। तो मिट्टी के हटाने को प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। कोई चीज प्योर है तो उसको कंसंट्रेटेड कह दो, पानी मिला दिया तो डाइल्यूट बोल दो। जो चीज प्योर है उसी को तो कंसंट्रेटेड बोलोगे ना। चलो देखो, इस प्रोसेस में क्या किया जाएगा? इन दिस ओर इज क्रश्ड, ए प्रोसेस ऑफ देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल। सो इन दिस ओर इज क्रश्ड एंड उसको क्या होगा? दैट इज पुट इनटू फनल्स। बहुत बड़ी बड़ी फनल्स होंगी, ठीक है। फॉर 3 प्रोसेस हैं, या तो हाइड्रोलिक वॉशिंग कर दो और दूसरा मैग्नेटिक सेपरेशन कर दो और तीसरा फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस कर दो। इन सब चीजों को समझो कि हमने ओवर क्रश कर लिया है। अब ओवर क्रश करने के बाद देखो आगे बताओ, उसमें हमें मिट्टी हटानी है। मिट्टी हटाने के तरीके बता रहा हूँ, और कुछ नहीं। मिट्टी कैसे हटाई जाए? हाइड्रोलिक वॉशिंग ऑफ ओर, ये देखो, तो सबसे अच्छा ये है। Experts learn in detail about the method of hydraulic washing, which is based on the difference in the gravities of the ore and the gangue particles. In hydraulic washing, powdered ore is spread on the sloping block having grooves. When a stream of water is allowed to flow over the ore, larger particles get washed away, leaving the powdered ore is spread on the sloping block और को पीस लिया having grooves. और पीछे पानी। When a stream of water अब is मुझे allowed बताओ, to flow over, अमन इसमें ऊपर से फनल से और गिर रहा है और पीछे से पानी आ रहा है ना पाइप से। बताओ ये जो इन सब में यहाँ ट्रैप हो जाएगा सीढ़ियों पे नीचे। सीढ़ी ऐसी है, सीढ़ी कैसी है? दैट इज, और पीछे से पानी आ रहा है और ऊपर से हमने फनल से, ये देखो। तो पहला प्रोसेस कौन सा है? हाइड्रोलिक वॉशिंग। यहाँ से हमने पाइप लगा दिया, पाइप से पानी गिर रहा है, ये सब और है क्या? तो ये, और यहाँ हमने ऐसी सीढ़ी रखी, तो बोलो ये धीरे धीरे तो नीचे इस पे गिरता जाएगा, और गिरता जाएगा तो क्या यहाँ इकट्ठा हो जाएगा कुछ? तो वो मिट्टी होगी या वो मेटल के पार्टिकल होंगे, ये चीज बताना। मेटल के पार्टिकल तो नहीं होंगे, मेटल का कंपाउंड होगा, अगर होना होगा तो ZnCO3 होगा, ये ZnS होगा।
बताओ यहाँ से जो बह के जा रही है वो मिट्टी है कि जो इसमें नीचे बैठ रही है वो मिट्टी? वो मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी हल्की होती है, SiO2 हल्का होता है, और जो ये मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन मेटल हल्के होते हैं, और मेटल्स कैसे होते हैं? भारी। तो ये जो सेट हो गया, ये तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ हो रहा है, मिट्टी को बह जाने दो। बोलो बात समझ आ गई? इसको ऐसे देखो कि ये चीज देखो, Hydraulic washing. This is based on the differences in gravities of the ore and the gangue particles. It is therefore a type of gravity separation. Cassiterite is concentrated by this method. The Wilfly tables are specially made tables for washing of ores. The ore is ground to a fine powder in ball mills. Then the powder is washed with the current of flowing water. Lighter gangue particles washed away and the heavier ore particles remain behind at the bottom. ट्रैप हो जाएगा, फिर ब्रश से उसको हटा लिया जाएगा, मिट्टी मिट्टी बह जाएगी। समझ में आ गई बात? चलो, तो आपको ये पता चल गया कि हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या करना पड़ता है। नोट लिखो, इन दिस जो क्रश्ड ओर है इस, ठीक है, इट इज send to steps via funnel। इसको फनल के द्वारा स्टेप्स में डाल दिया। ऑल्सो वाटर इज स्प्लैश्ड ओवर इट, इस पे स्प्लैशिंग की गई है ओवर इट। हैवियर particles of metal compound settle down at steps while the gangue particles क्या हो जाता है? rinse away। rinse away यानी धुल जाता है, जैसे कपड़ा नहीं धुलता है। तो क्या लिखेंगे बोलो? heavier, ये water है, ये जो ये बह रहा है ये water है, और ये क्या है? that is crushed ore। crushed ore में ZnCO3 भी है और मिट्टी भी है, तो मिट्टी बह जाएगी और ZnCO3 यहाँ पर ZnCO3 नहीं रह जाएगा, भारी। ये चीज़ तो होगी। ऐसे सभी में कह सकते हो, वो कैल्साइट का बोला है, वो कैल्शियम का हो रहा है, तो उसने कैल्साइट बोला, लेकिन कोई बात नहीं, आप सभी का कर सकते। तो हैवियर जो मेटल कंपाउंड्स सेटल डाउन एट स्टेप्स वाइल, जबकि नाउ मृत्युंजय सेंटेंस कंप्लीट करो। While the small particles, बस ये समझने के लिए कि कुछ भी समझ रहे हो, रिकंसाइल में। और स्मॉल पार्टिकल क्या होता है? सर छोटे पार्टिकल्स आगे चले जाते हैं। छोटे पार्टिकल, ठीक है। अरविंद आप कंप्लीट। बस यही पूछने के लिए कि नहीं तो गलती से तुम्हारी और देख लें, हम सोचे समझ रहे हो और पता चला तुम समझी भी रहे हो, हाँ खरीद जाए, ठीक है। रिंस रहे वाइल गैंग पार्टिकल, रिंस अवे। इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई ना कि गंदे पार्टिकल हल्के होते हैं, वो निकल जाएंगे। लेकिन इस मेथड से कॉपर की कंसंट्रेशन नहीं की जा सकती और आयरन की भी। दिस मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर कॉपर एंड, और सबके लिए होता है। दिस मेथड is not used for copper, nickel, iron, chromium, इन सब के लिए नहीं होता है। गैडोलीनियम, चलो इतने के लिए। बी मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन।
चुंबकीय पृथक्करण विधि। चेक करो, अगर मैं ऐसे क्रश डोर आयरन के लिए है, आयरन के क्रश डोर डाल दो, इसमें हेमेटाइट डाल दो या मैग्नेटाइट डाल दो। अच्छा, ये बेल्ट चल रही है और बेल्ट के ऊपर एक पट्टा लगा हुआ है। ये बेल्ट है, दो मोटर है, एक मोटर M1 मोटर है और दूसरी M2। ये बहुत धीरे धीरे चल रही है और इसी में ये जो है ये ऐसे रन कर रही है। तो क्या जो और डाला जाएगा इधर जाएगा? सही है। ये मोटर मैग्नेटिक है, ये वाली कैसी है? ये जो बेल्ट है ये कपड़े की बेल्ट है, तो बेल्ट है, और ये कैसी है? मैग्नेटिक है। अच्छा बताओ, जब इसके ऊपर पार्टिकल आएंगे तो जो ऐसे पार्टिकल, तुमको मालूम है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं? निकेल, आयरन, क्रोमियम, गैडोलीनियम। ये सारे कैसे होते हैं? GD नीचे लिखा हुआ है, पढ़ो पहली लाइन में, जो 6 की नीचे लाइन है, गैडोलीनियम लिखा है कि नहीं? GD। अभी हम लोग पढ़ लेंगे, मैग्नेट का चैप्टर आ रहा है ना फिजिक्स में, तो पढ़ लेंगे वहाँ। अब देखो, तो 4 आइटम किसमें किए जाते हैं बताओ? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। बताओ, जो ये Fe है, मैं Fe की बात कर रहा हूँ, तो Fe यहाँ तक आएगा, लेकिन जब यही छूट जाएगा तो क्या यहाँ नहीं गिरने लग जाएगा? और यहाँ गिरेगा तो क्या एक ढेर लग जाएगा इसका? और मिट्टी तो सीधे ही गिर जाएगी। मिट्टी को कौन है, जब तक इसके साथ बेल्ट के साथ चलेगा, मैग्नेट के साथ, तब तक ये आगे पहुँच चुका होगा। और मिट्टी कैसे गिरेगी सीधे? मिट्टी को तो मैग्नेट नहीं कर पाएगा ना कुछ, तो एक ढेर मिट्टी का लगेगा और एक ढेर किसका लगेगा? दिस इज या तो Fe2O3 होगा या फिर क्या होगा? Fe3O4, और जबकि ये गैंग पार्टिकल हो जाएगा। सही है। तो ये किसके लिए होगा? ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन का ही मैटर। एंड दिस इज गैंग पार्टिकल, गैंग पार्टिकल। इस चीज का वीडियो देखो तो समझ में आएगा। दैट इज, अब देखिए ये वाला, देखिए मैग्नेटिक, Magnetic separation. This is based on differences in magnetic properties of the ore components. If the ore particles are magnetic and the non-magnetic material, the magnetic and non-magnetic substances form two separate heaps. The magnetic material forms a heap nearer to the magnetic roller. Flotation method. Ores concentrated by Froth flotation process are मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। Magnetic separation. In the magnetic separation method, a mixture of iron and sulfur is taken in a beaker and it is dropped from the top to the funnel, and then it is passed over a magnetic roll. Washed and dried to obtain the concentration of ores. In this module, you will learn about the different methods used for the concentration of ores, which we are called ores. Also found in the earth from its ore involves of the metal. All these processes are collected the ores, which are washing. Powdered ore is passed over a conveyor belt running over 2 rollers, one out of which is magnetic. The magnetic particles get attracted to the magnetic roller and travel distance to the conveyor belt little longer than the non-magnetic particles. Therefore, the non-magnetic particles drop down first, forming a phase, whereas the magnetic particles drop down later, separately. सही है। Next method used for concentration of ore is the Froth flotation method, which is based on the difference in the wetting properties of the ore. तीसरी चीज है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, झाग के द्वारा। तो थर्ड है
फ्रॉथ फ्लोटेशन। अच्छा, मैंने बताया ये किस में यूज होता है? इन दिस में क्या होगा बताइए? M2 मोटर इज मैग्नेटिक, दैट इज क्रश्ड ओर इज पोर्ड, डाल दिया जाता है ऑन कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट पे डाल दिया गया इसको बेल्ट। वन ऑफ द मोटर of belt is magnetic. Heap of gang particle and that is ferromagnetic particles are separated. Particles are separated. तो दूसरी बात ये आपको समझ में आ गई, एक तरह से धो के करना और एक तरीके से पीस के मैग्नेट के थ्रू करना। तीसरी चीज कॉपर के लिए देखो, व्हाट इज दिस? कॉपर के लिए कैसे करेंगे? फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, झाग उत्प्लावन विधि। So C is froth flotation process. इसमें झाग बनता है। झाग तो समझ ही लो, फ्लोट तो आप जानते ही हो। फ्रॉथ का मतलब झाग होता है। और ये किसके लिए होता है? It is done to concentrate copper ore। और वो किसके लिए किया जाता है? फॉर निकेल, आयरन, क्रोमियम, गैडोलीनियम लिखना हो तो लिख लो, आपको बता दो, ये तो कॉमन है, सही है। तो ये कॉपर के कंसंट्रेशन का श्रेय एक धोबन को जाता है। इट इज डन टू कंसंट्रेट कॉपर ओर। जब एक धोबन थी, वाशर वुमेन, तो माइनिंग से जब वहाँ के लोग निकलते थे, ठीक है, दैट इज फिलाडेल्फिया के लोग, तो यहाँ पर उनकी जो ओवरऑल्स होते हैं ना, जैसे हम लोग के जो एयरफोर्स में उनके फादर लोग पहनते नहीं ओवरऑल्स, ये लबादा, जो पूरा एक सिंगल ड्रेस होती है, तो उनके ओवरऑल्स में पसीने होते थे। और पसीने में क्या ऑयल लग जाता था? पसीने में हम सबको मालूम है एडिपोज टिश्यू है, नीचे से ऑयल निकलता ही, और उस ऑयल में वही जो कॉपर का और Cu2s, कॉपर, दैट इज कॉपर ग्लास ना, चिपक जाता था। अब वो जब औरत धोती थी कपड़े, तो तुमको मालूम है कि ऐसा करने पर जिस हौज में डालती थी, वहां पर ये जो ऊपर कॉपर पार्टिकल थे और तेल में लगे थे, तो उसमें ओवरऑल डालने पर वो कॉपर के पार्टिकल ऊपर आ जाते थे। क्यों? क्योंकि ऑयल के अंदर कॉपर था। Cu2s किसके अंदर था? अभी तुमको बताया लबादे में ऑयल है, उसने साबुन लगाया तो ऑयल ने छोड़ दिया, लेकिन उस ऑयल के अंदर क्या चीज है बताओ? Cu2s। तो ये चीज यहाँ ऊपर तैर जाती थी और बाकी नीचे ओवरऑल, ये सब नीचे ओवरऑल ऐसे पड़ा हुआ है, तो वो पूरा ये सब है, लेकिन ये तैर गया। ये बात उसने जाकर उनके डायरेक्टर को बताया, बस वहीं से वो औरत फेमस हो कि सर जब मैं इनके कपड़े धोती हूँ तो जो इनके पार्टिकल है सर ये ऊपर तैर रहे हैं। वो बोला क्या बात करते, चलो दिखाओ उनको कहाँ तैर। उसने फिर वो भी रातों रात करोड़पति बन गया। अब ये चीज समझो कि इस औरत ने क्या खास देखा और कैसे बताया। तो उसने देखा, देखो दो चीज उसने बताई। उसने कहा कि जो गंदगी है वो पानी में, तुम मिट्टी देखो, मिट्टी नीचे बैठ जाती है, मिट्टी नीचे बैठ जा रही है, कॉपर ऊपर चला जा रहा है। बोला ये तो आप इसकी मेटलर्जी में इस्तेमाल कर सकते हो। तुम देखो और चीज़ों में तुमने क्या देखा था हाइड्रोलिक सेपरेशन में, कि हाइड्रोलिक सेपरेशन में ये देखा था कि कॉपर नीचे बैठना चाहिए था। अब वो तो उसने क्या किया, जब इसने देखा कि अगर
जो तुमने कॉपर लिया है, कॉपर का Cu2s, इसको उसने जानबूझ के पाइन ऑयल में भिगोना शुरू कर दिया। चीड़ का तेल एक पाइन ऑयल होता है, दैट इज। तो उसमें उसने क्या किया, उसने जब देख लिया, धोबन ने उसको बता दिया, उसने कहा जितना ओल्ड क्रश है उन सबको किसमें मिलाओ, पाइन ऑयल से होकर के गुजारो। अब सारा जितना और निकल रहा था, और फिर उसके बाद वो सारा तैर गया, और तैरने के बाद कुछ ऐसे सब्सटेंस डाले जो झाग बना दे और बना दे, और फिर उसकी स्किनिंग कर ली। जैसे तुम मक्खन भी लोते हो तो ऊपर से मक्खन हटा लेते हो, उसको वो जब फ्लोट करने लगेगा फ्रॉथ, उसने उसको स्किमिंग कर ली। इस प्रोसेस को क्या कहा गया, फ्रॉथ फ्लोटेशन। इसी में कॉपर के पार्टिकल थे, जरा देखिए फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, जानबूझ के पाइन ऑयल मिलाया जाता है। चलो अभी देख लेते हैं। सो ये देखो, The froth in the first few cells of a bank is often heavily loaded with वैसे ऊपर तैर रहा है hydrophobic पूरा particles. The froth कॉपर। appears dense and heavy. The bubble size अब is बताओ, small अब क्या due to इसको the ऊपर stability से imparted by the particles. प्लेट से हटा के As you हो नहीं move जाए, down the bank, ऊपर ऊपर the appearance of the froth will change. एकदम CO2 There are not as many hydrophobic particles available मिट्टी to नीचे float, बैठ गई, thus the पानी के froth साथ will गीली be हो जाती slower. है। Sand Windows particles are appear wetted froth by stability water decreases, and copper resulting in are, larger bubbles, ठीक है, and which floating reverse. up किसकी वजह से, because these are wetted by oils। कॉपर के जो CO2s है ना, वो किसके द्वारा है, ऑयल हल्का होता है, तुमने देखा अभी that it, अभी तुमको दिखाते हैं क्रॉस फ्लोटेशन प्रोसेस एक है, एक और भी दिखाया था, ये देखो। Moving away from gravity concentration, I would like to talk to you guys a little bit about our quotation percent of the target mineral. To minerals of interest, particles that become hydrophobic in the introduction of air and froth अब will इसको ये allow the निकाल दे रहा है minerals to चम्मच attach to चम्मच the से, air bubbles and निकल रहा float to है, the surface. और You गंदगी can see in नीचे, this test that the lead ये ऊपर has से been निकाल altered ले, in a hydrophobic अलग से state, प्रोसेस and बताएंगे with the कि addition of रिएक्शन air, कैसे it करें, is वो तो floated to the top of the कैल्सिनेशन slurry, रोस्टिंग सब where it नहीं can now है। be recovered. Once the lead has been गंदगी हटाने का recovered, तरीका the zinc देखो is then इसको, sequentially नीचे गंदगी concentrated रहेगी, into the कॉपर का center सब निकाल दिया वहाँ product. से। At the end of the test, समझ में you आ can see गया? the distinct color differences Sure. between the dark gray lead concentrate and the yellow-brown zinc concentrates. ये चीज। So let us write, क्या बात बताई गई? It is done. In this copper ore is crushed, जिसे तुम Cu2s कह रही हो, क्या किया जाएगा? In this copper ore, जिसे कॉपर ग्रांस भी कहते हैं, Cu2s और प्लस जो मिट्टी भी होगी is crushed and, ठीक है, पाइन ऑयल, सिर्फ कॉपर का ही होता है। सिर्फ कॉपर के लिए, एंड पाइन ऑयल इसमें मिक्स कर दिया था, ठीक है, इज मिक्स्ड इन इट। पाइन जैसे एक बहुत बड़े जिम्नोस्पर्म है, पाइन बहुत ऊंचे ऊंचे नारियल के जैसे पेड़ होते हैं, उन्हीं के तेल होते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। पाइन ऑयल इन हिंदी में क्या कहेंगे, चीड़ का तेल, चीड़ के तेल को पाइन ऑयल है, सही है। तो ये कभी तुम लोग शिमला में गए हो, वहाँ पर अगर तुम सिर्फ कुछ कर दो, वो सब चीड़ कई पेड़ हैं, बहुत बड़े बड़े, करीब करीब 30-30 मंजिल, और सारे होटल, अभी हम लोग मनाली गए थे थोड़ी 4-5 महीने पहले, सब सिंपली एक दिया सलाई फेंको, मैच स्टिक, पूरा होटल में आग लग जाए। पाइन ऑयल इतनी तेज, इट इज सो प्रोन टू हीट कि अगर तुम चाहो तो शिमला में आग लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। होटल में तुमको वहाँ कोई स्टोव नहीं ले जाना, सब मॉनिटरिंग होती, कुछ नहीं ले जाना, क्योंकि पाइन ऑयल के बने हुए हैं, तो इट इज ससेप्टेबल टू हीट, आग बहुत जल्दी लगती है, समझ आए। इसीलिए लोग सुनते हैं हिमालय के, हिमाचल के जंगलों में आग लगी, क्योंकि ट्री ही बहुत बड़े बड़े हैं। तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी लेकिन तुम उसका टॉप नहीं देख पाओगे, इतने बड़े बड़े। पाइन ट्री चेक कर लो। According to Wikipedia, a pine is any conifer tree or shrub in the genus Pinus of the family Pinaceae.
पाइन का ट्री देखो, ये पहाड़ों पे होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। These are, जो गए होंगे या जो रहते होंगे, बहुत सारे लोगों का घर भी होगा वहाँ हिमाचल में, तो उनको मालूम होगा कि कितने बड़े बड़े घर ना। तो उन्हीं में से उसमें से क्या है कि दैट इज पाइन ऑयल में हमने इसको वेट कर लिया, और वो भी बहुत महंगा तेल होता है, छोटी सी बोतल ही 500 रुपये की थी, काफ़ी महंगा तेल, लेकिन हमने इसको इसमें वेट कर लिया। और फिर क्या किया, और क्रश किया, वेट किया, एंड अल्टीमेटली उसको किसी टैंक में डाल दिया। एंड बहुत ही महंगा, हमने तो 1 तोला खरीदा था, उसने कहा इसको तुम लगाना सर में कुछ करना, 200 रुपये का इतना दिया। अब पता नहीं कैसे वेट करते हैं, अब क्या इनका सिस्टम है, इतने कोई उसने 200 रुपये का। चलिए, पाइन ऑयल, इससे क्या होगा, मिक्स्ड इन पाइन ऑयल पर लीटर रेट, तुमको रेट भी बता दूँ वैसे तो ये तो पर लीटर का, लीटर भी नहीं होगा, कितना होगा जो भी होगा। चलो अमित क्या दे सकते। अब ये देखो, इसे मिक्स कर दिया, फाइन ऑयल इज मिक्स्ड इन क्रश्ड ओट्स इन इट एंड पुट इन वाटर टैंक। अब क्या करोगे बोलो, इन वाटर टैंक, वाटर टैंक में डाल दिया। नाउ जो गैंग पार्टिकल होंगे अमन, वो किससे वेट होंगे, आर वेट बाई वाटर से। 1 मिनट जरा ऐसे पूछ ले रहे जैसे, हाँ ये जो कॉपर ओर होंगे वो किससे वेट होंगे, वाटर, ये मत समझने के लिए, हाँ किससे, ठीक है। एंड कॉपर ओर, रिया कॉपर ओर किससे वेट होगा, दैट इज वेट बाई ऑयल एंड फ्लोट्स एट टॉप, और क्या होगा, ऊपर बैठ जाएगा, एंड फ्लोट्स एट टॉप while gang particle, अरविंद सेंटेंस पूरा करो, gang particles settle down at bottom, at bottom. Now the froth of copper, इस कॉपर ओर का झाग स्किम कर लिया जाता है, froth of copper ore is skimmed. तीनों मेथड समझ गए, मैंने पहला मेथड पूरा कर लिया, ये पार्ट पूरा हो गया। सिर्फ इतना बता दीजिए अंकुर, कौन से 3 मेथड है, सही है, क्रॉप फ्लोटेशन, हमने तीनों मेथड बता दिए। अब जरा देखो सोनाक्षी, जिंक का तुमको मेथड वो करना है, कंसंट्रेशन ऑफ वोट, तो किस मेथड को ऑप्ट करोगी, कोई बात, जिंक का करना है तो किसको करोगी, क्रोमियम का करना है, कॉपर का करना है, समझ में आ गई, तीनों मेथड समझ में आ गए। क्रोमियम का किस, और कॉपर का, रोटेशन प्रोसेस, ठीक है, झाग उत्प्लावन विधि, ठीक है। और ये बताओ जिंक का किस, क्या है, हाइड्रोलिक वॉशिंग, सही सही बोला क्यों, चल अब हम देखेंगे कि now when the concentration of ore is done, इतना हो गया, it is subjected to next step। किसी भी मेथड से क्या, हमने मिट्टी निकाल दी, कैसे निकाली, क्या किसी से क्या मतलब, so when सर ये नहीं आएगा कि कैसे, ये
कैसे निकाली आता नहीं, मैं जो आप अभी पढ़ रहे हो 11 12 का भी कवर कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ जाओगे बहुत सारे लोग साइंस लेंगे तो चीज़ें अगर बेसिक पता है तो वहाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनके भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब जब पहले से उनको तैयार करके भेजो तो वहाँ वो टॉपर हैं, तो क्यों ना बता दिया जाए चीज़ें, बेसिक चीज़ बतानी है आपको, वो पता चल जाएगी तो एंटिसिपेट नहीं करोगे ना कहीं भी जाओगे। चलो, और अच्छा भी लगेगा आपको पढ़ने में कि चीज़ पढ़ रहे तो चलो किसी काम की है। तो व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज डन, it is subjected to step 2। स्टेप 2 क्या है? ठीक है, स्टेप 2 क्या है बोलो? इट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, किसमें से? फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। किस चीज को समझो ना, इस चीज को समझने के लिए तुमको 3 चीजें पता होनी चाहिए। एक तो कैल्सिनेशन की डेफिनेशन, एक रोस्टिंग की डेफिनेशन और एक मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है? मेटलर्जी ये भी सब चल रही है, ये भी मेटलर्जी है, कुछ भी तुम कर रहे हो ना वो सब केमिस्ट्री है। मेटलर्जी क्या होता है? दैट इज द केमिस्ट्री इन्वॉल्व फॉर purification, extraction and purification of metal. That is extraction and purification. Extraction of metal from its ore and its purification is called metallurgy. क्योंकि बच्चे आपस में पूछते हैं ना कि तुम्हें मेटलर्जी पढ़ा दिया कि अरे यार हमें कहाँ पढ़ाया गया, वहाँ पढ़ाया गया तो यहाँ। लोग ऐसे पूछते हैं, ये नहीं पूछते हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा, बोलते हैं मेटलर्जी पढ़ लिए। तो ये यही चैप्टर ही। अगला स्टेप देखो, दैट इज रोस्टिंग। व्हाट इज रोस्टिंग? हीटिंग कंसंट्रेटेड ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर इज नोन एज रोस्टिंग। सही है, ये खूब एयर डालो। हीटिंग कंसंट्रेटेड ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड रोस्टिंग। अगर एक और लाइन अमन लिखनी होगी तो इसमें कौन सी लाइन लिखनी? अच्छा लिखेंगे, रिटेंटिव कितनी चाहिए? इट इज डन फॉर सल्फाइड ओर्स। It is done for sulfide. Calcination. Definition बताओ उत्तर से, कुछ और बताओ। Concentrated or in absence of air. And it is done for Carbonates. उसी को बताना। Heating concentrated or in absence of air is called calcination. It is done for Anshupriya. It is done for carbonate. इतनी बात पता चल गई। मिट्टी तो हट चुकी है, अब उसका जो कंपाउंड है वही है। तो अब हम सेकंड स्टेप पर आ गए, एक्सट्रैक्शन। ठीक है, चलो। तो अब हम देखेंगे कि
बात हो गई। एक और चीज लिख लो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स, इसमें 2 स्टेप्स हैं। पहला क्या है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू मेटल ऑक्साइड। ओर को किसमें बदलना है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। और दूसरा क्या प्रोसेस है, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। बोलो बात समझ आ गई। अभी जैसे तुमने कैल्सिनेशन में भी देखा था, ZnCO3 को ZnO में बदला था, ZnS को भी ZnO में बदला था, और ZnS में कोयला डाल दिया था, जिंक निकल गया था, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गया था। तो ये स्टेप 2 है। दिस स्टेप 2 इज बाईपास्ड इन केस ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल एंड लो रिएक्टिव मेटल। सिर्फ मीडियम रिएक्टिविटी में स्टेप 2 है। अच्छा, बाकी हाई रिएक्टिव में स्टेप 1 और 3 है, और इस वाले में भी स्टेप 1 है, ठीक है। और चांदी है वो तो किसी से कुछ करती नहीं, वो जो मिलेगी वो अल्ट्रा प्योर ही होगी। बात समझ आए। होम बुक में देख लेंगे, अगर रिफाइनिंग कर रहा था हम भी कर लेंगे, वो तुम्हें फ्लो चार्ट में मिल जाएगा। सही है। तो अब इसमें देखो रिफाइनिंग की गई है। तो दिस स्टेप एक्सट्रैक्शन वाला किसके लिए है, बोलो। इट इज यूज्ड फॉर मीडियम रिएक्टिविटी। समझ में आई। जिंक है, कॉपर है। इट इज यूज्ड फॉर, ये जो स्टेप 2 है वो किसके लिए यूज होता है, स्टेप 2 इज यूज्ड फॉर मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। चेक करो, इतनी बात कर दी। अब हम लोग फ्लो चार्ट से इसको कराएंगे। कल मैथ कराएंगे हम, आपकी तैयारी कराएंगे। चलो, अब फिर से फ्लो चार्ट कराओ। और में क्या है, पहला स्टेप कौन सा है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ये स्टेप 1 है ना, देख लो। स्टेप 1 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब जैसा भी होगा, जैसा मेटल होगा उसके हिसाब से किया जाएगा। अब NaCl को तो पानी से नहीं धोया जा सकता ना, उसको सिंपली ऐसे ही बस इवेपोरेट करके जो मिले ऐसे ही डाल दो। पानी में डालोगे फिर क्या वो मोल्टन कर पाओगे, उसको पिघलाना है, फिर से पानी में घुल जाएगा, ब्राइन सोल्यूशन बन जाएगा। तो इससे अब स्टेप देखो, ये स्टेप 1 ये है, ये वाला। और अब स्टेप 2 देखो, तो दैट इज मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, और मेटल जैसे सोना चांदी, मेटल ऑफ लो रिएक्टिव, वो तो बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं है, तो वो यहाँ आ जाएंगे। अब देखो तुम्हारे में एक यहाँ पर बना हुआ है रिडक्शन, समझो इधर बात को, जिसमें लिखा रिडक्शन यूजिंग कार्बन, उसे ही बीच में रखना, क्योंकि बीच वाले में स्टेप 2 इन्वॉल्व है ना। लिखा कि नहीं, कहाँ पढ़ रहे हो बताओ, कहाँ पढ़ो ना, क्या लिखा है, रिडक्शन यूजिंग कार्बन, यहाँ पढ़ो, ये लिखा है। उसको बीच में, उसमें स्टेप 2 लगेगा, और जिसमें नहीं है, ना ऊपर वाले में स्टेप 2 लगेगा, ना नीचे वाले में लगेगा, उनमें स्टेप 1 और 3 लगेगा। और बाकी जो ये 4 दिए, कौन कौन से 4 हैं, जिंक, Fe, Pb, इन चारों की मेटलर्जी 4-4 नंबर की है अलग से, वो कहेंगे राइट डाउन मेटलर्जी ऑफ जिंक। समझो इस बात को, जब तुमसे कहा जाएगा राइट डाउन द मेटलर्जी ऑफ जिंक, तो वहां लिखना फर्स्ट वी विल कंसंट्रेट इट विद हाइड्रोलिक वॉशिंग, नहीं लिखोगे नंबर कटेगा, ये लिखना पड़ेगा। कॉपर की दी जाए
तो लिख देना वी कंसंट्रेटेड विथ फ्रॉथ फ्लोटेशन, ये एक लाइन होनी चाहिए, क्योंकि आप देख लो नेट पे जाकर कटे हैं नंबर बच्चों। और अगर तुमको और किसी की दी जाती है लेड में भी हाइड्रोलिक वॉशिंग चल जाएगी। अगर आयरन दिया जाएगा जो फेरोमैग्नेटिक है, आयरन की है ना, सही है, एक लाइन लिख देना तो स्टेप 1 हो जाएगा। बहुत डिटेल नहीं जाना है, लेकिन एक लाइन लिखना पड़ता है। चलो तो बताइए अब उसी चार्ट को देख के जिसमें ब्लू लाइन है, इलेक्ट्रोलिसिस किस में लिखा है बताओ? के Na Mg और एयर, बोलो यही लिखा है। नाका मगर है। और आगे देखो Zn कॉपर और कौन कौन से हैं? Fe और Pb, और इसमें सोना चांदी Au ऑरम अर्जेंटम, ठीक है, इसमें प्लम्बम फेरम क्यूप्रम जिंक। ओके, अब जरा देखो इसमें स्टेप 2 इन्वॉल्व नहीं है, बोलो स्टेप 2 लिखे हैं, स्टेप 2 नहीं इन्वॉल्व है, तो सीधा ये किस पर चला जाएगा? चेक करो, स्टेप 3 पे जाएगा ना। स्टेप 2 बाईपास, कुछ नहीं करना है, ना कैल्सिनेशन ना रोस्टिंग, समझ आएगा बात कि नहीं? इसको बाईपास कर दो। और अब किस पर चलें? स्टेप 3 क्या होता है? स्टेप 3 तुझे बताओ क्या है? सही है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो हम इसमें सीधा स्टेप 3 में जाएंगे। क्या ऐसा कुछ दिया है तुम्हारी बुक में? स्टेप 3 फ्लो चार्ट में देखो क्या लिखा है, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर, यही रिफाइनिंग हो गई। उससे तुम्हें क्या मिल जाएगा? बस यही रिफाइनिंग भी हो गई, दोनों काम हो गए, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस से ज़्यादा प्योर कोई चीज़ नहीं। सबके मेल्टिंग पॉइंट तुमको एक टेबल बना के दे दी गई है, वही तुम्हारे काम का है, क्योंकि मेटलर्जी का चैप्टर है, मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो सबका एक टेबल बनाया गया है कि नहीं पीछे एक पेज पे। अब इसमें देखो, इसमें स्टेप 2 आएगा। अगर तुम मीडियम रिएक्टिविटी की कर रहे हो तो तुम्हारे हाथ में तनिष 2 और लग सकते हैं, या तो तुम्हारे हाथ कार्बोनेट और लगेगा, और नहीं तो सल्फाइड और, 2 ही और लगेंगे। तो अगर तुम्हारे हाथ कार्बोनेट और लगा तो तुम क्या कर लोगे? है? नहीं करेगा ये, क्यों? आप क्या करोगे? मान लो अगर सल्फाइड और लग गया तो रोस्टिंग कर देना। अगर तुम्हारे हाथ सल्फाइड और लग गया तो कैल्सिनेशन, अगर मान लो कार्बोनेट लगा, इस सब भी बता रहा हूं, तो क्या कर लेना? दैट इज कैल्सिनेशन। और इसका क्या कर दोगे? नमन बोलो, इसका भी तो कुछ करोगे, दैट इज रोस्टिंग। दोनों ही सूरतों में तुम ऑक्साइड पा जाओ। चेक करो, मान लीजिए तुम्हारे हाथ ZnCO3 लग गया और तुमने इसको हीट कर दिया और नो एयर, तो तुम क्या पा गए? ZnO प्लस CO2। और यहाँ ZnS था और प्लस, जैसा कि हम लोगों को अरविंद ने बताया कि सर सल्फाइड हो तो रोस्ट कर लो, बोलो सही है। और क्या दोनों ही स्थितियों में आपको मिला क्या? मेटल ऑक्साइड। क्या मिला? ZnO मिला, देख लो, इसमें भी ZnO मिला, दोनों मिला। सल्फर है तो ऑक्सीजन देनी पड़ेगी ना, कैसे निकल जाएगा? उसको नहीं दोगे तो फिर नहीं निकलेगा, तभी रिप्लेस होगा। ZnO का तुम गर्व क्या करोगे? बोलो। और नहीं कुछ कर पाओ तो गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इतना तो कह ही सकते हो, बोलो। रिडक्शन ऑफ मेटल। अब ZnO मिल गया तो अगला स्टेप क्या करोगे मेटल ऑक्साइड का? रिडक्शन। किसके द्वारा? बाय यूजिंग कोक। कोक इज अल्ट्रा प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन।
उसमें से नाइट्रोजन और सल्फर हटा दी जाती है, बिल्कुल पोरस कोयले को कोक कहते हैं। इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। कोक क्या है, अगली कार्बन इन कंपाउंड पढ़ रहे हैं ना, वहाँ पढ़ लेंगे कि बिल्कुल प्योर फॉर्म जो होती है उसे कोक कहते हैं, कार्बन। अच्छा, इससे कैसे रिडक्शन करोगे, तो क्या इसमें मेटल मिल जाएगा, चेक करो। ZnO+C है कोयला, लेकिन 100% हमने कई बार आप लोगों को दिखाया, वो लकड़ी का कोयला वो कोक ही है। अब इससे क्या बन जाएगा, Zn+CO, CO उड़ जाएगा, Zn मिल गया। अभी भी कुछ बाकी है कि एक चीज और बाकी, ये यहाँ से यहाँ तक जो तुम्हें बताया गया है, ये सब क्या है, यही स्टेप 2। स्टेप 2 के दो कौन कौन से स्टेप्स थे, नमन बताओ। रिया, conversion of coal into metal oxide or reduction of metal ठीक है, oxide. गीत साई। Conversion of ore into metal oxide or pure metal. ऐसा नहीं, दिस इज यहाँ तक का जो स्टेप है ये ए है, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। अगला स्टेप यहाँ से देख के बोलो, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, Using coke. ठीक है, इनटू मेटल यूजिंग को पूरा बोलो, चाहे कुछ भी बोलो। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, दो स्टेप लिखाए थे कि नहीं, अभी थोड़ी देर पहले नीचे लिखाए थे, बोलो कौन से दो स्टेप हैं। पहला क्या, बोलो अच्छा बताया तुम, बोलो हाँ बोलो। ये दो ही सुनाने हैं यार। Conversion of metal oxide into metal conversion. अच्छा बताया, तो ठीक है, मतलब इसको हमने क्या, जो भी अयस्क है, अयस्क का धातुओं के ऑक्साइड में परिवर्तन और धातुओं के ऑक्साइड का कोक के द्वारा अपचयन, दोनों ही चीज हमने कर डाली। ठीक है, आगे की स्थिति देखो। तीसरी चीज क्या करेंगे, अब इसमें एक स्टेप बाकी है, अभी भी पूरा सही थोड़ी ना बना है। तो तीसरी चीज क्या करेंगे बोलो, स्टेप 3, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, वही है इलेक्ट्रोलिसिस है, अब लिख दिया वो मैं बताऊंगा अभी। इलेक्ट्रोलिटिक समझ में आ गया ना, चलो अब आगे देखो। कभी भी जब तुम चांदी की पायल या चांदी के ऑर्नामेंट देखें जो बहुत एंटीक होते हैं, काले पड़ जाते हैं, अभी मेहरानगढ़ में जब सब काले काले हाथी का हौज जो बहुत बड़े हैं वो सब काले पड़ गए। क्यों काले पड़ गए, क्योंकि सिल्वर सल्फाइड कोरोजन या टार्निश हो जाता है। सिल्वर, चांदी के चम्मच काले पड़ जाते हैं, चांदी की ग्लास काली पड़ जाती है। तो इनको हमेशा सल्फाइड और मिलेंगे, ये कभी भी कार्बोनेट और में नहीं मिलेंगे। तो इनमें हमेशा क्या मिलेगा हमको, देखो पढ़ो, फ्लो चार्ट पढ़ो तो पता चले। दैट इज, इनमें हमें क्या मिलेंगे, सल्फाइड और सल्फाइड और को हमें क्या करना है, उनको भून देना। रोस्टिंग का मतलब है भूनना। कोई चीज जैसे ब्रेड नहीं भूनी जाती है हवा में, और पंखा भी झलने लगो, दैट इज, इसकी क्या कर दो, रोस्टिंग। मेरा कहने का मतलब है जैसे सिल्वर होगा तो Ag2S में हवा दे दो, तो बोलो क्या बन जाएगा, ये बताओ, ये बता रहे देखो, उत्कर्ष बता रहे, ध्यान से सुनना सब लोग, बोलो ये ज़्यादा अच्छा बता रहे, आप भी बोलो, आप बोलो, ये बहुत अच्छा बता देते। ये कह रहे हैं सर सिल्वर का तो ऑक्साइड बनता ही नहीं है, इसका कोई केस ही नहीं है, सिल्वर या सल्फाइड बनाता है या कुछ नहीं बनाता। बहुत बड़ी बात बोली है, बोले SO2 निकल जाएगा, 2Ag मिल गया, है कि नहीं। क्या बताया, सिल्वर ओनली, चांदी सिर्फ काला पड़ता है, ऑक्साइड तो बनाता ही नहीं है, तभी तो नोबेल मेटल है। तो इसलिए क्या बनेगा बोलो, 2Ag प्लस SO2 अलग हो गया। सो सिर्फ इसके रोस्टिंग करने का यही फायदा है। अब इसमें कुछ रिडक्शन नहीं करना पड़ेगा, प्योर मेटल
बन गया, मजा लीजिए, बेचिए, चाहे कुछ करिए। अब इसका क्या करना बोलो, रोस्टिंग से क्या मिल गया बोलिए, प्योर मेटल। अब इसकी रिफाइनिंग करनी है, प्योर मेटल कुछ आसपास के जैसे इसमें प्लेटिनम भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, ये नेटिव मेटल्स हैं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रहेगा, तो हम रिफाइनिंग से पाएंगे। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इसकी बात समझ आ गई? तो पहले तो यही सवाल करो, बाकी डेफिनेशन बाद में। यही फ्लो चार्ट तुम आंखों से फोटो खींच लो जैसे नागिन टाइप। बुक का ही है, बुक का बनाना, बुक का बनाना। तो कुछ जैसा बुक में वही करना, बुक ही है बस, थोड़ा मैं बुक का पढ़ो पता चल जाएगा वही।